जय हिंद लर्नर, आई एम संगीता रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर सुभारती यूनिवर्सिटी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो एक ऐसी शक्ति के बारे में है जो है भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में। अभी तक आपने काफ़ी शक्तियों के बारे में जाना होगा, चाहे वो शक्तियाँ हमारी तुर्क हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो विदेशी आक्रमण जैसे कि आप जानते ही हैं एज़ यूजुअल कि ब्रिटिश हो, अफ्रीका हो, फ्रांस हो, डच हो। तो आज हम जिस शक्ति के बारे में बात करेंगे वह शक्ति है भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में। अभी तक आप ज़्यादातर सभी को मालूम है कि भारत पे जो आक्रमण प्रथम बार हुआ था वो काफ़ी सुनने में यही आता है कि तुर्कों ने किया था, पर ऐसा नहीं है कि भारत पे जो आक्रमण हुआ था वो तुर्कों ने नहीं, सर्वप्रथम अरबों ने किया था। तो भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में अब हम बात करेंगे। अरबों का 7वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ। उन्होंने भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों पर भी अधिकार किया, पर भारत पर अपना स्थायी प्रभाव वह नहीं छोड़ सके। अरब पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिसने भारत पर आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि भारत जैसे धनी, मूर्ति पूजक देश तथा समृद्ध देश वह उनकी महत्वाकांक्षा के बाहर ना रह सके, ना ही वह उनके क्षेत्र के बाहर रह सके। इसीलिए भारत एक ऐसा समृद्ध देश था जिसके ऊपर उनकी निगाहें टिक गई थी। उसी वजह से उमर की खिलाफत के समय से ही वह भारत को अपने अधिकार के लिए प्रयासरत रहने लगे, पर उन्हें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट, भारत पर अरबों के आक्रमण के कारण क्या थे जिसकी वजह से अरबों को भारत पर आक्रमण करना पड़ा। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। भारत पर उमैया वंश के नेतृत्व में पूर्व में खलीफा के प्रभुत्व स्थापित करने का गंभीर प्रयास किया गया। इराक के शासक हज्जाज की अध्यक्षता में मुसलमानों ने अजेय विजय प्राप्त की, जैसे कि बुखारा, खोजन, समरकंद एवं फरगना पर अधिकार कर लिया। भारतीय समुद्री डाकुओं का अरबी जहाज़ों पर आक्रमण होते देख हज्जाज के क्रोध का ठिकाना ना रहा। क्योंकि जैसे क्या था, अभी जैसे आप लोगों को बताया कि बुखारा, खोजन, समरकंद, फरगना पर अधिकार कर लिया, पर दूसरी तरह जो भारतीय समुद्री डाकुओं ने अरबी जहाज़ों पर जो जिस समय समुद्र के ऊपर सवार थे उन जहाज़ों पर उन पर आक्रमण किया, जिसे देखकर हज्जाज के क्रोध का ठिकाना ना रहा और उन्होंने तुरंत ही सिंध के ब्राह्मण शासक दाहिर को लिखा कि वह उन समुद्री डाकुओं को दंड दे और जो उन्होंने एक स्त्री का अपहरण कर लिया था उसको लौटा दे, जिसका उसने अपहरण कर लिया था। पर दाहिर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और मैक्रान के कुछ विद्रोहियों ने अपने यहाँ उन्हें, और दूसरी तरफ उन्हें सज़ा देने की वजह मैक्रान के ही कुछ विद्रोहियों को अपने यहाँ पर शरण दे दी। और साथ ही साथ दाहिर ने उत्तर में कहा कि डाकू मेरी प्रजा नहीं, मैं उन्हें दंड देने में असमर्थ भी नहीं हूँ। जो इस तरीके के जो वाक्यांश जो दाहिर ने हज्जाज के साथ के वो बहुत अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से कतिपय विद्वानों के अनुसार कुछ अरब व्यापारियों तथा मृत्यु श्रीलंका द्वीप में हो गई और श्रीलंका राजा ने इन अरब वासियों की अनाथ पुत्रियों को इराक से शासक के हज्जाज के पास भेज दिया। सिंध के समुद्री डाकुओं ने जहाज को लूट लिया और अनाथ कन्याओं का अपहरण कर लिया। ये सब ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हज्जाज को भारत पर आक्रमण करना पड़ा। और क्योंकि दाहिर ने, एक तो सबसे बड़ी बात थी, दाहिर ने जब हज्जाज ने कहा था कि उन डाकुओं को सज़ा दे, पर हज्जाज ने साफ मना कर दिया और ये भी बोल दिया कि वो मेरी प्रजा नहीं, और साथ में मैं उन्हें सज़ा देने के लिए भी असमर्थ भी नहीं हूँ। ये जो इसके अकथित जो वचन थे जिसकी वजह से अरबों को भारत पे आक्रमण करने के लिए एक मौका प्राप्त हो गया। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कुछ विचारकों की दृष्टि से श्रीलंका के राजा द्वारा भेजी गई उपहार की बहुमूल्य सामग्री को डाकू ने लूट लिया था। कारण कुछ भी हो, हज्जाज को इससे नाराजगी हुई और उसने भारत पर आक्रमण करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ये तो सब बात हो गई है कि उनके कारण क्या थे जिसकी वजह से भारत पर अरबों ने आक्रमण किया। अब जो भारत पे आक्रमण करने के लिए जो हज्जाज ने जो योजनाएं बनाई थी, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712, जिसमें हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम जो उसका एक भतीजा था उसको काफ़ी जो एक उत्साहवर्धक व्यक्ति था, एक साहसी व्यक्ति था,
एक कुशल सेना नायक था जो उसने भारत पर आक्रमण के लिए अपने भतीजे को चुना। हज्जाज ने आक्रमण का भार अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सौंपा, जो एक साहसी एवं उत्साही युवक था। वह सीरिया तथा इराक से 6000 चुने हुए योद्धाओं और ऊँट सवार और 3000 कंधार ऊँटों पर सामान लादकर सीरिया और इराक से चल पड़ा। अब चलने के बाद जब वो वहाँ से चल पड़ा तो सबसे पहला उसने आक्रमण किस पे किया? देवल पर किया। देवल पर आक्रमण, जो प्रथम आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण देवल पर किया 712 ईस्वी में, वो भी वसंत के महीने में देवल पर हुआ। वहाँ का राजा उस समय कौन था? दाहिर था। उसने बड़ी वीरता से, साहस से अरबों का बहुत सामना किया। ये युद्ध काफ़ी लंबे समय तक भी चला, पर वह इस युद्ध में बड़ी साहसी वीरता के साथ मारा गया। इसी वीरता के साथ ऐसे ही उनकी वीरांगनाओं, उनकी रानियों ने भी इस युद्ध में भाग लिया, पर वह अपनी बहुत हिम्मत से, बहुत हिम्मतदारी से और बहुत वो पराक्रम से वह लड़ी और वीरता के साथ शत्रुओं का सामना भी किया, परंतु वह पराजित हुई और अपनी दोनों अविवाहित राजकुमारियों के साथ उनको भी बंदी बना लिया गया और देवल का किला अरबों के अधिकार में आ गया। अब जैसे ही जब देवल पर आक्रमण किया, अब उन्होंने उसके बाद किस पर आक्रमण किया? नीरून पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम देवल में एक शासक नियुक्त करने के बाद नीरून की ओर बढ़ा, जिसकी रक्षा का भार दाहिर के पुत्र जयसिंह पर था। उस समय जयसिंह वहाँ पर अपने राज्य में नहीं था, इसलिए वहाँ की रक्षा का भार वह ब्राह्मण पुरोहितों के ऊपर छोड़ गया था। पर ब्राह्मण पुरोहित जो सिर्फ पूजा पाठ में ही तल्लीन रहा करते थे, पूजा पाठ के अलावा उन्हें कुछ और नहीं दिखता था, ना ही अपने बात करें तो अपने राज्य के प्रति उन्हें कोई लेना देना नहीं था, जिसकी वजह से वह इतने डर गए और उन्होंने बिना लड़े ही मोहम्मद बिन कासिम के आगे आत्मसमर्पण कर दिया गया। अब यह इतने कारण, अभी हम बात कर रहे थे किस पे? देवल पर, फिर उन्होंने नीरून पे किया। अब जब उन्होंने पहले बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया तो अब वह किसकी तरफ बढ़े? मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणवाद की ओर बढ़े। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने पहले ही इस पे अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और वो जब उन्होंने ये लगा कि सब आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो अब उन्होंने किस पर अधिकार करने की कोशिश की? किस पर आक्रमण करने की कोशिश की? ब्राह्मणवाद पर। मोहम्मद फिर ब्राह्मणवाद की ओर बढ़ा। वहाँ के नागरिकों ने उसकी अधीनता बिना ही लड़े, बिना ही कुछ कहे अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्होंने अधीनता स्वीकार कर तो ली और खलीफा से कर देना भी स्वीकार कर लिया। अतः उनसे और कुछ लेना उन्होंने अनुचित समझा। किसने अनुचित समझा? मोहम्मद बिन कासिम ने। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवाद ने क्या किया? एक तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, कर देना भी स्वीकार कर लिया, और जिसकी वजह से अब उन्होंने क्या कहा मोहम्मद बिन कासिम ने? अब हम उनकी ना तो हम उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार करेंगे, ना ही हम उनकी हत्या करेंगे। अब हम उन्हें एक स्वतंत्र व्यापार करने की छूट देंगे और मुसलमानों के साथ व्यापार करने, मंदिर बनाने और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। किसके द्वारा दी गई? अरबों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवाद ने उनके ऊपर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ थोड़ी सी दयनीयता दिखाई। आरोर पर अधिकार। ब्राह्मणवाद के बाद मोहम्मद ने बड़ी सरलता से आरोर को अपने अधिकार में कर लिया। यहाँ भी दाहिर के पुत्र किसका शासन था? जयसिंह का शासन था। क्योंकि जयसिंह उस समय नहीं था, उस समय इसलिए उस पे भी यहाँ पर भी उसने अधिकार कर लिया। मुल्तान विजय। नेक्स्ट उसने किस पे आक्रमण किया? मुल्तान विजय पर। अभी तो हम किस की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे देवल पे अधिकार, नीरून पर अधिकार, ब्राह्मणवाद पर अधिकार, आरोर पर अधिकार। अब हम बात करेंगे मुल्तान आक्रमण के बारे में। इसके बाद मोहम्मद ने मुल्तान की विजय की जहाँ पर जाटों, मेड़ों, जो भारतीय शासन से पहले से ही आतंकित थे। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो भारतीय थे वो अपने ही आंतरिक राज्यों से बहुत ज़्यादा भयभीत रहते थे, आतंकित थे, और जिसकी वजह से इन्होंने भी मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया तथा उनकी अधीनता स्वीकार की। अन्य विजित देशों की भांति यहाँ भी वैसा ही व्यवहार किया गया, क्योंकि उन्होंने भी जजिया कर देने पर लोगों के प्राणों की भिक्षा दी, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, क्योंकि इन्होंने भी वैसे ही उसी तरीके से ही
उनका स्वागत किया, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उन्होंने भी जजिया कर देना स्वीकार कर लिया। इसी वजह से उन्होंने भी उन्हें प्राण भिक्षा दी, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भारत पर अरबों के जो आक्रमण हुए, उनमें अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि भारत जैसे इतने विशाल देश पर अरबों ने आक्रमण के पर किन कारणों से कर दिए, कि उन्हें ऐसी क्या सफलता, क्या कारण थे जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम इतने आक्रमण करते, हर पर सफलता प्राप्त हासिल करते रहा, ऐसे वो क्या कारण थे। अब हम उनके बारे में जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के भारत में क्या कारण थे। मोहम्मद बिन कासिम की सैनिक प्रतिभा, क्योंकि उनके हज्जाज ने भी अपने जो भतीजे हैं इनके मोहम्मद बिन कासिम की, सिर्फ इसमें इन्हीं कुशल नेतृत्व और उत्साहवर्धक दृढ़ शक्ति की वजह से ही मोहम्मद बिन कासिम को ही भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसी वजह से ही मोहम्मद बिन कासिम की जो सैनिक प्रतिभा थी वह बहुत कुशल नेतृत्व की थी, उत्साह एवं दृढ़ शक्ति की थी, जिसका उसको विजय का मार्ग सरल बनाने में आसानी हुई। अब हम बात करेंगे भारत में आंतरिक एकता का भाव। अब चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई राष्ट्र हो, अगर उसमें आंतरिक एकता नहीं होगी तो वहाँ पर असफलता प्राप्त होगी। कहा जाता है ना कि किसी भी देश या समाज या किसी घर या परिवार को बढ़ाने के लिए अगर आंतरिक एकता ना हो, उसको सुदृढ़ता ना हो, उसमें एक एकता ना हो, एकजुटता ना हो, तो वो कभी सफलता वहाँ प्राप्त नहीं होती। ऐसे ही अरबों के समय पे हुआ, जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय पे भी भारत में आंतरिक एकता का ज़बरदस्त अभाव था, जिसकी वजह से आप लोग जानते ही हैं कि कहते हैं अरब क्या, तुर्क क्या, अंग्रेज क्या, सभी ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए भारत पर विजय हासिल प्राप्त की। भारत में आंतरिक एकता का अभाव था, जो बहुत ज़्यादा असफलता का भारतीयों के लिए बहुत बड़ा महत्व कारण बना और अरबों के लिए एक सफलता का कारण बना। मोहम्मद बिन कासिम का विरोध भारत की सभी जातियों ने नहीं किया, यहाँ तक कि भारत की अपेक्षित जातियों ने आक्रमणकारियों का साथ दिया, विशेषकर बौद्धों तथा व्यापारियों ने युद्ध में से अपने आप को अलग रखा। क्यों अलग रखा? बौद्धों को, जैसे आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म किसी भी युद्ध में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं, उनके धर्म के अनुचित है। ऐसे ही व्यापारी अपने व्यापारों को हानि ना हो, तो इस वजह से उन्होंने भी अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग रखा। फिर बात करेंगे हम तीसरा पॉइंट, दाहिर की आक्रमणीयता के, जो भी एक वो महत्वपूर्ण कारण बना अरबों की सफलता का। दाहिर की आक्रमणता क्यों? क्योंकि राजा दाहिर एक लोकप्रिय शासक नहीं था। किसी भी राज्य को संभालने के लिए उसका राजा का लोकप्रिय होना, एक नेतृत्व होना, एक राजा में नेतृत्व का दृढ़ होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर ऐसा दाहिर के अंदर नहीं था। उसके दोनों पुत्रों से उनकी प्रजा असंतुष्ट थी, क्योंकि वह राज्य के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, जिस वजह से उनकी जो प्रजा थी वो काफ़ी असंतुष्ट रहती थी। राजा में नेतृत्व का भी अभाव था, अतः उनकी आक्रमणीयता भी उसके पराजय का एक कारण बनी। ये तो सब बात हो गई है इन चीज़ की। आगे हम बात करेंगे अरब सेना का संगठित होना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि अरबों की सेना का संगठित होना एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण था जो भारतीयों में नहीं था। अरब सेना भारतीय सेना की अपेक्षा संगठित थी, क्योंकि अरब सैनिकों की, एक तो अरबों की सैनिकों की संख्या इतनी अधिक थी कि जितनी भारतीयों की भी नहीं थी। ना ही उनके पास युद्ध सामग्री की कोई कमी थी, जिसमें भारतीयों के पास युद्ध सामग्री की कमी भी थी, और एक दृढ़ शक्ति सेना भी नहीं थी, ना ही संगठित सेना थी। सारी सेना आपस में बिखरी रहती, एक असंगठित सेना थी, जिसकी वजह से अरब सेना का एक संगठित होना एक मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम की सफलता का एक कारण बना। नेक्स्ट, अरब सेना का धार्मिक उत्साह। अब तक अरब जितने भी आक्रमण किए उनमें सफलता प्राप्त हासिल करता जा रहा था, जिसकी वजह से प्रत्येक विजय के बाद उसका उत्साह बढ़ता गया, जबकि भारतीय सेना में हिंदू संस्कृति के प्रति उत्साह ही नहीं था। अब उत्साह क्यों नहीं था? क्योंकि जब दाहिर जैसे शासक सिंध जैसे राज्य पर थे तो उन्होंने ना तो प्रजा का ध्यान दिया, ना ही उनकी संस्कृति पे, जिसकी वजह से प्रजा क्या थी, असंतुष्ट रही, और ना ही उन्हें अपनी संस्कृति के प्रति कोई उत्साह भी नहीं था कि कोई उनके पर आक्रमण करते। ब्राह्मणवाद ने उन पर अपना आत्मसमर्पण कर दिया। ये ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उनमें कोई भी एक उत्साह जिसमें होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए, वो उस समय उनमें नहीं था। अब एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था भारतीयों का विश्वासघात होना। अब भारतीयों का विश्वासघात होना मोहम्मद बिन कासिम के लिए एक ऐसी सफलता का कारण बना जो उसको सफलता हासिल प्राप्त करता चला गया। कुछ भारतीयों का विश्वासघात भी अरबों की विजय का कारण बना। देवल पर अरबों का अधिकार ब्राह्मण पुजारी का विश्वासघात ही था,
क्यों? क्योंकि अरबों का जो अधिकार गया तो ब्राह्मण पुजारी का विश्वासघाती था। मुल्तान विजय भी विश्वासघात से ही हुई। एक देशद्रोही ने उस समय जलधार का पता बता दिया था जिससे नगर की जल आपूर्ति की जाती थी। अतः जल संकट के कारण ही नगरवासियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि जब जल आपूर्ति वहाँ से बंद कर दी गई तो लोग बागों को, वहाँ की जो जितनी भी जनता थी, जितने भी नागरिक थे, सबको जल के लिए, पानी के लिए बहुत असुविधा होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया। अगर कोई देशद्रोही इस तरह से जलधारा का उन्हें ना पता तो ना ही नगर से जल आपूर्ति ना होती तो शायद ऐसा नहीं होता। इसी ये भी जो छोटे छोटे जो देशद्रोही होते हैं, ये भी इसका एक कारण सिद्ध हुआ। अभी तक हमने बात कर रहे थे कि इसकी सफलता के कारण कि क्या क्या सफलता, किन किन कारणों की वजह से उसे सफलता हासिल हुई। अब हम बात करेंगे कि भारत पर अरब के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। भारत पर अरब के आक्रमण की अगर हम बात करें तो भारत पर आक्रमण के काफ़ी कारण पड़े, चाहे वो सांस्कृतिक प्रभाव हो, चाहे वो धार्मिक प्रभाव हो, चाहे वो राजनीतिक प्रभाव हो, चाहे वो आर्थिक प्रभाव हो। हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि हम पहले बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव की, क्योंकि अरब चाहे कितने ही संगठित थे, चाहे कितने ही कुशल नायक थे, कितने ही समृद्ध थे, पर वह भारतीय संस्कृति के आगे वो नतमस्तक ही रहे। क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति जिसके आगे हर व्यक्ति झुक जाता है। ऐसे ही ये लोग भी इस तरीके से इन्होंने बहुत सी चीज़ें भारत की अपनाई। जैसे कि हम बात करेंगे राजनीतिक दृष्टि से इस्लाम धर्म के इतिहास में अरबी विजय का वैसे कोई महत्व नहीं है, परंतु उसके सांस्कृतिक प्रभाव स्थायी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इसके द्वारा अरब निवासी एवं भारतीय परस्पर संपर्क में आए। इनमें से भारतीय अरबों की अपेक्षा कहीं अधिक सभ्य थे तथा विद्या एवं कला के क्षेत्र में उनसे बहुत आगे थे। अरबों ने हिंदू की प्रतिभा तथा संस्कृति की प्रशंसा की और अरबी विद्वानों ने हिंदू तथा बौद्ध पंडितों की सेवा कर उनके दार्शनिक तत्वों के रहस्यों से ज्ञान हासिल की। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पर थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो विद्वान थे, हिंदू बौद्ध पंडितों की, उन्होंने जब देखा कितने ज़्यादा उनके रहस्य गुण हैं, उनके कितने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है, तो उन्होंने उनसे ज्ञान हासिल किया और काफ़ी संस्कृति के उन्होंने प्राप्त की। अरब आक्रमण का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर लगभग 1000 ईस्वी तक प्रभाव पड़ा। प्रारंभ में अरबियों ने कठोरता से इस्लाम धर्म को थोपने का प्रयास किया, पर तत्कालीन शासकों के विरोध के कारण उन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ी। सिंध पर अरबों के शासन से परस्पर दोनों संस्कृतियों के मध्य प्रतिक्रिया हुई। क्यों? क्योंकि जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनके आपस में जब बातचीत हुई तो दोनों में इनमें संस्कृतियों के मध्य प्रतिक्रिया हुई। अरबियों की मुस्लिम संस्कृतियों पर भारतीय संस्कृतियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। अरब वासियों ने चिकित्सा, दर्शन, नक्षत्र विज्ञान, गणित, जिसमें हम दशमलव प्रणाली की बात करेंगे, एवं शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से ही ग्रहण की। चरक संहिता एवं पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया। खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खड़न खाद को लेकर बगदाद गए और हल फजारी ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। भारतीय संपर्क से अरब सबसे अधिक खगोल शास्त्र से प्रभावित हुए। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों ने उस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें से प्रमुख विषय थी अल फजारी की किताब उल जिज। नेक्स्ट, अभी हमने सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में जाना, अब हम बात करेंगे धार्मिक प्रभाव के बारे में। अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हो गया था। क्यों? क्योंकि अरब आक्रमण ने कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए उन्हें फोर्स किया गया और सिंध के कुछ लोगों को इस्लाम धर्म जज्जा के कारण भी स्वीकार करना पड़ा। अरबों ने भारत में अन्य विजित देशों की तरह धर्म पर आधारित राज्य स्थापित करने का प्रयास तो नहीं किया, पर हिंदुओं को महत्व के पदों पर बैठाया गया। इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता का प्रदर्शन भी किया गया। ये तो बात हो गई धार्मिक प्रभाव की। अब हम बात करेंगे आर्थिक प्रभाव की। अरबों के सिंध विजय का आर्थिक क्षेत्र भी प्रभावित पड़ा। अरब से आने वाले व्यापारियों ने पश्चिम समुद्र एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार किया। अतः यह स्वाभाविक था कि
भारतीय व्यापारी उस समय की राजनीतिक शक्तियों पर दबाव डालते कि वे अरब व्यापारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएं। नेक्स्ट, जैसे कि अभी तक हमने देखा, हमने अभी तक इनके सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में जाना, हमने फिर इसके बाद आर्थिक प्रभाव के बारे में जाना, धार्मिक प्रभाव के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे राजनीतिक प्रभाव की। राजनीतिक प्रभाव, जैसे कि अभी हमने देख रहे कि राजनीतिक प्रभाव बहुत इसका क्षणिक रहा, क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो अगर मुस्लिम इतिहास की और भारतीय इतिहास की बात करें तो जो अरबों के आक्रमण का था वो एक क्षणिक मात्र ही रहा, क्योंकि उनकी अरबों की मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद अरब सत्ता बिल्कुल लोप ही हो गई। जब तक मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर भारत में रहे तब तक उनका प्रभाव भरपूर रूप से बना रहा, पर उनके वहाँ पर जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो राजनीतिक प्रभाव था वो बिल्कुल लोप ही हो गया। और भारतीय इतिहास के अंदर भी ये जो अरबों का जो आक्रमण था एक घटना मात्र रही, अकॉर्डिंग टू लेनलोप के अनुसार। अब जैसे कि इस राजनीति हम बात कर रहे थे अरबों की आक्रमण के बारे में, भारत के बारे में, इस विषय में आगे हम और भी बारे में जानेंगे और आगे भी और भी बात करेंगे। इसके लिए जय हिंद लर्नर। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। आपने जाना होगा कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया। भारत, क्योंकि अभी तक बच्चे क्या जान रहे थे, भारत पर आक्रमण तुर्कों ने नहीं अरबों ने किया था। क्योंकि भारत पर पहला आक्रमण अरबों ने किया था तो हमने उनके बारे में जाना कि भारत पे पहला आक्रमण अरबों ने किया था, उसके बाद फिर तुर्कों ने किया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद। सुभारती सुभारती सुभारती